चलो यार स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले तो सॉरी, बड़ा लेट हो गया मैं आज। चलो यार, लास्ट क्लास में हमने अपना पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहला चैप्टर स्टार्ट किया था हमने नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। छोटी सी एक बात करी थी, ज्यादा इस चैप्टर के बारे में अभी पिछली क्लास में कुछ डिस्कस किया नहीं था। फटाफट से एक बार रिवाइज करवा दो। तो पहली बात बस इतनी सी करी थी पिछली क्लास में कि फंडामेंटल प्रमाइज ऑफ इकोनॉमिक्स, कि पूरा जो मेरा इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो कौन से एक बेसिक प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। आंसर बताओ भाई। फंडामेंटल प्रमाइज ऑफ इकोनॉमिक्स ना, बोलो भाई बोलो। अरे तुम्हारे सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्कार्सिटी, बिल्कुल सही। तो फंडामेंटल प्रमाइज ऑफ इकोनॉमिक्स है स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब जो एग्जाम्पल लास्ट क्लास में हमने किया था कि भाई रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड, जरूरतों का अनलिमिटेड होना मतलब स्कार्सिटी होना। और जब स्कार्सिटी होती है तो क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स। और जब प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स होती है तो उसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स का ग्रीक वर्ड क्या है? इकोनॉमिया। इकोनॉमिया का मतलब क्या है? हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फिर उसके बाद यही क्वेश्चन उल्टे करके पूछे, हाउस होल्ड मैनेजमेंट क्यों करना, सॉरी, हाउस होल्ड मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स। प्रायोरिटाइजेशन ऑफ वांट्स कब करना पड़ता है? स्कार्सिटी के केस में। और अगेन स्कार्सिटी क्या होती है? रिसोर्सेज लिमिटेड, जरूरतें अनलिमिटेड। बस इतना काम हमने पिछली क्लास में किया है। अभी आगे बाकी तो मैंने आपके साथ एक केस स्टडी डिस्कस करी थी, वो फिर अभी आज मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूं। आप लोगों की पहली क्लास है अभी आज, ठीक। अभी यहां से अब समझ आना शुरू होगा, वो पिछली क्लास का था। हेडिंग लिखे, डेफिनेशंस। अब यार ये सेकंड पॉइंट क्या है, सुनो एक बारी, फिर लिखेंगे यहां पे। अभी आपको बस हेडिंग डाल के छोड़ दो, अभी लिखना कुछ नहीं है। अब ना यार यहां पे इकोनॉमिक्स की 4 डेफिनेशंस हैं, 4 अलग अलग ऑथर्स हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, ठीक है। अब वैसे तो मेरे को डिटेल में वो डेफिनेशंस भी समझनी है, लेकिन पता है क्या, 11th-12th में जब हमारे पास ये डेफिनेशंस वगैरह चीजें आती थी कि फलाने ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है, फलाने ऑथर ने ये डेफिनेशन दी है, तो हमें कई बार ऑथर के नाम याद भी रह जाते थे, कई बार नहीं भी याद रहते थे। कोई दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पेपर में अगर हमें लिखना भी होता था तो ऑथर का नाम कई बार हम नहीं भी लिखते थे, बस डेफिनेशन लिख देते थे किसी भी चीज की। लेकिन क्योंकि यहां पे बेटा आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो यहां पे बल्कि डेफिनेशन तो करनी होगी, उसका भी एक अलग पर्सपेक्टिव होगा, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन यहां पे ऑथर्स के नाम करना और ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपका एमसीक्यू ही इस तरीके से बन जाएगा। एमसीक्यू के क्वेश्चन के अंदर ही वो डेफिनेशन लिख के दे देगा कि भाई ये डेफिनेशन है, बताओ कौन से ऑथर ने दी, और 4 ऑप्शंस दे देगा। तो जो चीजें आप 11th-12th स्टैंडर्ड में छोड़ सकते थे क्योंकि आपका पेपर सब्जेक्टिव होता था, यहां पे आप उन चीजों को नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, बल्कि वही चीज वो ऑप्शन में पूछ लेगा आपसे। तो जो मैं सेकंड पॉइंट करवा रहा हूं, इस पॉइंट में इसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे मैंने पहला पॉइंट आपको समझाया पिछली क्लास में, एक केस स्टडी पूरी समझाई, प्रॉपर एक लॉजिक था, एक रीजनिंग थी उसके अंदर। लेकिन इस वाले पॉइंट में कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है। एक तरह से ये वाला पॉइंट मैं साफ बोल रहा हूं, मैं रट्टा मरवाने के लिए करवा रहा हूं। इस पॉइंट का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको ऑथर के नाम रट जाएं, याद हो जाएं, ठीक है। फिर अगले पॉइंट से एक एक ऑथर की एक एक डेफिनेशन पिक करेंगे, वो अगेन फिर सारा लॉजिकल होगा, ठीक है। अब यहां पे डेफिनेशंस किस तरीके से, एक बारी पहले मैं लिख देता हूं, आप मत लिखिएगा, सुन लो एक बारी। तो यार सबसे पहले आए यहां पे पप्पा, डेफिनेशन याद करने के लिए सिर्फ एग्जांपल बना रहा हूं, ठीक है। अब हमारी पिछली क्लास वाले एग्जांपल में जो ये मैंने लिखा था यहां पे कि 12th के बाद तुमने अपने मन में बड़े सारे शौक पाले हुए थे कि भाई यहां घूमने जाएंगे, वहां पार्टी करने जाएंगे, यहां पे जाना है, वो करना है, ये करना है। और पापा से पूछा, पापा जिंदगी जीनी है, अब सबने कहा था 12वीं कर लो, उसके बाद ऐसे ही ऐसे, आपने भी यही कहा था, थोड़े पैसे दो। पापा ने पैसे कितने दिए?
सिर्फ 2000 रुपए, जबकि हमारे जो शौक थे वो तो पता नहीं कितने लाखों के शौक थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पे सबसे पहले डेफिनेशन में कौन आए? पप्पा। पप्पा क्या कह रहे हैं यहां पे? जब पप्पा से बोलो कि पप्पा सिर्फ 2000 दे रहे हो, हमको तो 50,000 चाहिए, हमको तो 1 लाख चाहिए, हमारे शौक पता है कितने बड़े बड़े हैं। मेरी बात समझ आई यहां तक की? तो पप्पा बार बार किस चीज की बात कर रहे हैं? जब बच्चा पैसा मांग रहा है और पापा पैसे दे नहीं रहे हैं पूरे, तो पप्पा बात कर रहे हैं बेटा पता पैसा कमाना कितना मुश्किल है, एक दिन खुद पैसा कमा के देखो, फिर मालूम पड़ेगा, फिर देखेंगे कितना खर्च करते हो कितना नहीं खर्च करते हो। तो पप्पा बार बार किस चीज की बात कर रहे हैं? पैसा कमा के देखो एक बारी, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, वेस्ट मत करो। ठीक है, पप्पा की बात सुन के बच्चा, लिखा सन है, सन और डॉटर व्हाटएवर, पप्पा की बात सुन के पप्पा कह रहे हैं पैसा कमाना कितना मुश्किल है, खुद पैसा कमा के देखो, वेस्टेज करते हो वगैरह वगैरह वगैरह। पप्पा की बात सुन के, अब मुंह पे तो नहीं बोला जा रहा, लेकिन मन मन में बच्चा क्या सोच रहा है? बताओ, ये पैसा 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 कमाने की बात करते रहेंगे, मेरा भला कौन सोचेगा? मेरे इतने सारे शौक हैं, वो शौक कैसे पूरे होंगे? तो बच्चा किस चीज की बात कर रहा है? वेलफेयर, मेरे शौक। ठीक, अच्छा, बाप बेटे की इस लड़ाई में पप्पा कह रहे हैं पैसा कमा के देखो, बच्चा कह रहा है पैसा तो तुम कमा ही रहे हो ना, मेरे पे खर्च करो, मेरे शौक पूरे करो। इन दोनों की लड़ाई में साइड पे मम्मी सुन रही हैं, और मम्मी दोनों को डांट रही हैं कि तुम दोनों आपस में लड़ी जा रहे हो, तुम्हारे को पड़ी हुई है पैसा पैसा पैसा, उसको पड़ी हुई है मेरा भला, मेरे शौक, लेकिन घर में ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है, दोनों निकलो जाके लेके आओ। तो मम्मी किस चीज की बात कर रही है? स्कार्सिटी, घर में ये कमी वो कमी, अब जाके दोनों लेके आओ, अपना लड़ाई झगड़ा बंद करो। तो पप्पा को कमाने हैं पैसे, बच्चे को करना है अपने शौक पूरे, मम्मी को करनी है घर में जो कमियां हैं उनको पूरा। और इन सबके लड़ाई झगड़े में इन सबको बाउंड करके कौन बैठे हुए हैं? भगवान जी, जो कह रहे हैं सबका विकास, सबका साथ, जो भी है। डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट इज डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोले तो कि पप्पा का पर्पस है पैसा कमाना, वो भी पूरा होगा, उतने पैसों में बच्चे का कहना है कि मेरे शौक पूरे करना, वो भी पूरे होंगे, और मम्मी का कहना है घर की चीजों में जो कमी है वो भी पूरा होगा, सबका साथ सबका विकास पूरा हो जाएगा। वो बात कौन कर रहे हैं? भगवान जी। अभी मैंने यहां पे कोई ऑथर के नाम नहीं लिखे हैं, सिर्फ मेरा पर्पस है कि मैं ये कीवर्ड्स आपको रटवा दूं। ठीक है, मैंने पहले बोला था सेकंड पॉइंट का कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई रीजनिंग नहीं होगी, सिर्फ कीवर्ड याद रखना होगा डेफिनेशन का। तो पप्पा किस चीज की बात कर रहे हैं? पैसा कमाना कितना मुश्किल बोले तो वेल्थ। बच्चा किस चीज की बात कर रहा है? अरे मेरे शौक, मेरा भला, वेलफेयर। मम्मी किस चीज की बात कर रही है? आज घर में ये कमी, आज घर में वो कमी, ये लेके आओ वो लेके आओ, स्कार्सिटी। भगवान जी किस चीज की बात कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, सबकी नीड्स पूरी होंगी, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये बात समझ में आई? अब बेटा यहां पे पप्पा का नाम क्या है? बिल्कुल, एडम स्मिथ। बच्चे का नाम यहां पे क्या है? एल्फ्रेड मार्शल। मम्मी का नाम यहां पे क्या है? लियोनल रॉबिन्स। और भगवान जी का नाम यहां पे क्या है? पॉल सेम्युएल्सन। मेरी बात समझ आई? यहां पे एक बारी फटाफट से रिवाइज करवाओ इसको बिना देखे। अब पप्पा किस चीज की बात कर रहे हैं? पैसा, वेल्थ। बच्चा किस चीज की बात कर रहा है? मेरा भला, वेलफेयर। मम्मी किस चीज की बात कर रही है? घर में ये कमी वो कमी, स्कार्सिटी। भगवान जी किस चीज की बात कर रहे हैं? सबकी नीड्स पूरी होंगी, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पप्पा का नाम एडम स्मिथ, बच्चे का नाम एल्फ्रेड मार्शल। कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिवाइज करके ताकि याद हो जाए एक बारी। बच्चे का नाम एल्फ्रेड मार्शल, मम्मी का नाम लियोनल रॉबिन्स। रॉबिन्स भी अगर याद रहता है, या लियोनल भी याद रहता है, काम चल जाएगा। क्यों? अगेन एमसीक्यू बेस्ड पेपर है बेटा, 4 ऑप्शंस आने हैं। मैं तभी आपको पिछली क्लास में ही बोला था, क्लासेस में अटेंटिवली सुनना बस, ठीक है? उससे होगा क्या ना, इस पेपर में आपके साथ एक आसान बात यह है कि आपके पास ऑप्शंस आएंगे। आपने ढंग से क्लास में सुना भी होगा ना, एक विजुअलाइजेशन बनेगी पेपर में, अच्छा हाँ ऐसा ऐसा सुना हुआ है कुछ। तभी मैं एग्जाम्पल भी थोड़े कोशिश करूंगा अतरंगी टाइप के बना के दूं थोड़े से, क्योंकि सिंपल एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते हैं, अजीबोगरीब से एग्जाम्पल ना चाहे जैसे मर्जी हो, लेकिन एकदम क्लिक मार जाते हैं। ठीक है, तो मम्मी का नाम क्या था? लियोनल रॉबिन्स। भगवान जी का नाम पॉल सेम्युएल्सन। सेम्युएल्सन भी याद रहे चलेगा, ठीक है? तो पप्पा का नाम क्या है? एडम स्मिथ। पप्पा किस चीज की बात करते हैं? वेल्थ। बच्चे का नाम क्या है? एल्फ्रेड मार्शल। बच्चा किस चीज की बात? मेरे शौक, वेलफेयर। मम्मी का नाम
लियोनल रॉबिन्स। मम्मी किस चीज की बात? आज घर में ये कमी वो कमी, स्कार्सिटी। भगवान जी का नाम? पॉल सैमुअल्सन। भगवान जी किस चीज की बात? डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब पापा मम्मी वगैरह को हटा दो बीच में से। एडम स्मिथ, वेल्थ। एल्फ्रेड मार्शल, वेलफेयर। लियोनल रॉबिन्स, स्कार्सिटी। पॉल सैमुअल्सन, डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वेलफेयर की बात कौन करता है? बच्चा। बच्चे का नाम? एल्फ्रेड मार्शल। डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कौन करता है? भगवान जी, पॉल सैमुअल्सन। वेल्थ की बात कौन करता है? पप्पा, एडम स्मिथ। स्कार्सिटी की बात मम्मी, लियोनल रॉबिन्स। थोड़ा याद हो रहा है? थोड़ा थोड़ा। चलो अब एक बार बेटा इसको बिल्कुल एज इट इज इस तरीके से लिख लो। कौन सा समझ आ रहा है? लिख लिया? कर दो स्क्रॉल? लिख लिया यार सबने? हटा दो इसको। चलो अब बेटा इसके बाद थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट अगेन आपका लॉजिकल पॉइंट होगा। आपने सेकंड पॉइंट में यहां पे हमने एक एक कीवर्ड्स के हिसाब से किया है कि हाँ एडम स्मिथ ने वेल्थ की डेफिनेशन दी है। अब क्या डेफिनेशन दी है? अब यहां पे डिटेल्स में चीजें आएंगी। तो थर्ड पॉइंट की हेडिंग डालिएगा। ये इस तरीके से हेडिंग में लिखिए। लिख लिया? चलो अब इसके नीचे डेफिनेशन बोल रहा हूं। इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी into the nature and causes of wealth of nations. Economics is an inquiry into the nature and causes of wealth of nations. और बेटा जो जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको अंडरलाइन आप कर लेना। मैं जनरली तो आपको नोट सारे कीवर्ड्स के फॉर्म में ही बनवाऊंगा, लेकिन कहीं पे भी अगर मैं इस तरीके से डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊंगा वहां पे जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उससे बस आप ये समझ लीजिएगा कि इस चीज में अगर आपका कोई एमसीक्यू बनेगा तो जो जो वर्ड्स अंडरलाइन है वहां से बनेगा, उसके अलावा नहीं बन सकता है। ठीक है? तो मतलब अब याद करने के पर्सपेक्टिव से भी मैं समझाऊंगा तो सही इसको, लेकिन याद करने के पर्सपेक्टिव से जैसे 11 12 स्टैंडर्ड में हम कैसे याद करते थे इन चीजों को, कि मैं पूरी इस लैंग्वेज को याद करता था कहीं ना कहीं, क्योंकि पेपर में मुझे पूरी डेफिनेशन लिखनी होती थी। यहां पे अगर कल को मैं भी आपको रिवाइज करवाऊं या आपको खुद से भी रिवाइज करना हो तो आपको पूरी डेफिनेशन इस लैंग्वेज में याद हो या ना हो चलेगा।
आपको ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस डेफिनेशन के कीवर्ड्स याद होने चाहिए कि हाँ यहां पे एक कीवर्ड है इंक्वायरी, यहां पे एक कीवर्ड है नेचर एंड कॉजेस, यहां पे एक कीवर्ड है वेल्थ। आपको ये कीवर्ड्स याद होने चाहिए। आपको पूरी डेफिनेशन याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे पेपर मेरा एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे नोट 1 लिखिए। एक ई से इंक्वायरी को स्पेल करिए, एक आई से। ई के नीचे लिखिए टू इंटेरोगेट, और आई के नीचे लिखिए टू सीक इंफॉर्मेशन। लिख लिया? चलो पहले अभी इतना समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यार सबसे पहले तो जो हेडिंग डाली है, एडम स्मिथ ने वेल्थ की डेफिनेशन दी है, ये बात तो हम पहले ही लर्न करके आ गए हैं। अभी हेडिंग में ही मैंने इसके साथ साथ कौन से ईयर में ये डेफिनेशन दी गई वो भी मैंने हेडिंग में लिख दिया है, 1776। बेटा अगेन बार बार मैं स्टार्टिंग में ये बात बोल बोल के तुमको बोर करूंगा। आप 11-12 स्टैंडर्ड में ये चीजें कई बार कुछ स्टूडेंट्स मिस आउट कर सकते थे, क्योंकि अगेन डेफिनेशन लिखनी हुआ करती थी। बेटा यहां ये चीजें मिस नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे बल्कि डेफिनेशन से ज्यादा क्वेश्चन उस पर बनाएगा वो, ठीक है। कि सीधा वो डेफिनेशन क्वेश्चन के अंदर दे देगा, बस पूछेगा ये डेफिनेशन कौन से ईयर में आई थी या कौन से ऑथर ने दी थी। तो ये चीजें यहां पे लर्न करनी काफी जरूरी हो जाएंगी, तभी मैंने उसको हेडिंग में ही लिखवा दिया है, ताकि बार बार नजरों के आगे से जाएगा तो याद रहेगा। तो पहली बात, एडम स्मिथ ने कौन सी डेफिनेशन दी? वेल्थ की डेफिनेशन। कब दी? 1776। एडम स्मिथ को सिर्फ मेरे एग्जाम्पल में पप्पा नहीं बोला था, एक्चुअली में भी एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिक बातें, लेकिन यहां से डायरेक्ट आपके एमसीक्यू बन सकते हैं। अब बात करते हैं सर ये डेफिनेशन क्या है। अच्छा पहले तो मैं इंग्लिश को एक बारी जो लिखा है उसको हिंदी में बोलता हूं, ठीक है। बेटा यहां पे एडम स्मिथ कहता है कि इकोनॉमिक्स समझनी है ना कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो उसके लिए एडम स्मिथ कहता है मैं एक काम करूंगा, मैं पूरे देश में लोगों के घर घर जाऊंगा, मैं इनके घर जाऊंगा, मैं इनके घर जाऊंगा, इनके घर, सबके घर जाऊंगा, और सबसे पूछूंगा कि भाई आपके पास कितना पैसा है, कैसे कमाया है? आपके पास कितना पैसा है, कैसे कमाया है? आपके पास कितना पैसा है, कैसे कमाया है? जिससे एडम स्मिथ कहता है मुझे पता चल जाएगा कि एक देश के लोगों के पास मिलाकर कितना पैसा है। भाई तुम पे कितना पैसा, तुम पे कितना पैसा, मेरे पास कितना पैसा, आपके पास कितना पैसा, सबका जोड़कर पूरे देश के पास कितना पैसा है। और जब मैं तुमसे पूछूंगा तुमने ये पैसा कैसे कमाया, तुमने ये पैसा कैसे कमाया, तुमने ये पैसा कैसे कमाया, तो एक तरह से मुझे पता चल जाएगा सबको जोड़कर कि पूरा देश पैसा कैसे कमाता है। तो एडम स्मिथ कहता है कि मैं लोगों के घर घर जाऊंगा और लोगों से पूछताछ करूंगा कि आपके पास कितना पैसा है और आपने वो पैसा कैसे बनाया है, और उन सबको ऐड करके मुझे मालूम पड़ जाएगा कि इस पूरे देश के पास कितना पैसा है और यह पूरा देश वो पैसा कैसे कमाता है। बस इस चीज को समझना कि एक देश के पास कितना पैसा है और वो देश वो पैसा कैसे कमाता है। एक कंट्री के पास कितना पैसा है का मतलब क्या है? उस कंट्री के लोगों के पास कितना पैसा है। एक कंट्री पैसा कैसे कमाता है का मतलब क्या है? उस कंट्री के लोग पैसा कैसे कमाते हैं। बस इसी बात को इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कहा गया है। वही बात मैंने यहां पे लिखी है। इकोनॉमिक्स क्या है? इंक्वायरी है, पूछताछ करूंगा, लोगों के घर जाऊंगा, पूछताछ करूंगा। क्या पूछताछ करूंगा? नेचर, व्हाट, कॉजेज, हाउ, कि आपके पास कितनी वेल्थ है, कितनी वेल्थ है, और जितनी भी वेल्थ है वो आपने कैसे कमाई है। समझ आया? तो एडम स्मिथ कहता है मैं लोगों के घर घर जाऊंगा, लोगों से जाके पूछताछ करूंगा। किस बारे में पूछताछ करूंगा? उनकी वेल्थ के बारे में पूछताछ करूंगा। क्या पूछताछ करूंगा वेल्थ के बारे में? कि साहब नेचर क्या है आपकी वेल्थ की? बोले तो क्या है आपकी वेल्थ, और दूसरा जो भी आपकी वेल्थ है वो आपने कैसे बनाई है। और जब मैं लोगों से ये सवाल का जवाब जान लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा पूरी कंट्री की वेल्थ कितनी है और पूरी कंट्री ने वो वेल्थ कैसे बनाई है। बताइएगा, समझ में आया?
तो डेफिनेशन सिंपल सी। अब आपको इस लैंग्वेज में रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज यहां पे क्रैमिंग कुछ मत करिएगा। एक्सेप्ट ऑथर्स और ईयर्स, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अब वो तो रट्टे मारने ही पड़ेंगे, ठीक है। बाकी चीजों के मतलब समझिएगा बस। तो यहां पे सिंपल सा मतलब, इकोनॉमिक्स क्या है, पूछताछ करूंगा किस बारे में, वेल्थ के बारे में। क्या पूछताछ करनी है वेल्थ के बारे में, वेल्थ क्या है और वेल्थ कैसे बनी है, दैट्स इट। तो अगली बारी अब जब मैं आपको रिवाइज कराऊं या आपको खुद को रिवाइज करना हो, आपको पूरी डेफिनेशन नहीं याद है चलेगा, लेकिन आपको क्या याद होना चाहिए, इकोनॉमिक्स क्या है, इंक्वायरी, पहला कीवर्ड। किस बात की इंक्वायरी, वेल्थ के बारे में इंक्वायरी। क्या इंक्वायरी करनी है वेल्थ के बारे में, नेचर एंड कॉजेस, दैट्स इट। सबको बात समझ आई। तो इस डेफिनेशन से आपके एमसीक्यू क्या बनेंगे, यही आपके एमसीक्यूज हैं। पहला एमसीक्यू, एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है, 4 ऑप्शंस दे देगा, इंक्वायरी है। पहला क्वेश्चन, उसका आंसर। दूसरा एमसीक्यू का क्वेश्चन, किस बात की इंक्वायरी है इकोनॉमिक्स, वेल्थ के बारे में, समझ आ गया। तीसरा क्वेश्चन, वेल्थ के बारे में क्या इंक्वायरी करनी है, नेचर एंड कॉजेस जानने हैं, बस। सबको समझ में आया, अच्छे से क्लियर। अच्छा यहां पे ना, अब एक तरह से ये क्वेश्चन मेरे को इकोनॉमिक्स का नहीं लगता है, इंग्लिश का क्वेश्चन लगता है, लेकिन पेपर में आया हुआ है यार, तो मैंने उसको नोट्स में लिखवा दिया है। यहां पे बस ध्यान रखना यार, जो इंक्वायरी है वो आई से स्पेल होने वाला इंक्वायरी है। एक बार पेपर में क्वेश्चन ही नालायकों ने बस ये पूछ लिया था कि डेफिनेशन में जो इंक्वायरी आता है वो कौन सा इंक्वायरी आता है। एक ऑप्शन दे दिया था ई वाला, एक ऑप्शन दे दिया था आई वाला। तो ये ध्यान रखना, आई वाला इंक्वायरी है। अब मतलब इसका इंग्लिश का मतलब है, कोई इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं है। ई वाले इंक्वायरी का मतलब होता है इंटेरोगेट करना। बेटा इंटेरोगेट पुलिस करती है, मतलब हाँ, मतलब एडम स्मिथ कह रहा है मैं लोगों के घर घर जाऊंगा, पूछताछ करूंगा कि भाई तुम पे कितना पैसा है, कैसे बनाया पैसा। तुम जवाब दोगे ठीक, नहीं दोगे तो उल्टा थोड़ा टांग दूंगा तुमको। समझ में आया। इंटेरोगेट करने का तो मतलब ये होता है, जब जवाब निकलवाना होता है पुलिस को, तो वो थोड़ा ना करने बैठ जाएगा। सबको बात समझ आई। तो यहां पे कौन से वाला इंक्वायरी है, आई वाला इंक्वायरी, जिसका मतलब होता है टू सीक इंफॉर्मेशन। जैसे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट्स पे हिंदी में भी लिखा होता है ना पूछताछ केंद्र, और इंग्लिश में लिखा होता है इंक्वायरी सेंटर, ठीक है। तो ये वो वाला है, बस ये याद रखना। समझ आ गया, सिंपल है एकदम। चलो सेकंड नोट, बेटा अब सेकंड नोट है वेल्थ के बारे में। हमने डेफिनेशन में तो सिंपल सी बात कर ली कि इकोनॉमिक्स इंक्वायरी है वेल्थ के बारे में। अब जानना है वेल्थ होता क्या है। अब जो भी आपको पता है, आपको लगता है कि वेल्थ में क्या क्या आ जाएगा। मान लो किसी एक इंसान की वेल्थ कंप्यूट करनी है, किसकी वेल्थ कितनी है, उस वेल्थ के अंदर क्या क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, और कुछ जो मन में आ रहा है यार, गलत सही कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन मत लो। पैसा, ठीक है, बहुत बढ़िया, पैसा आ जाएगा सर, उससे पहले क्या आएगा, ठीक है, मनी। अब चाहे मनी हार्ड कैश में आपके पास पड़ी हो, चाहे बैंकों के अकाउंट में पड़ी हो, और रियल एस्टेट आ जाएगा, बच्चों ने बोल दिया, और कुछ गुडविल आ जाएगी, बिल्कुल सही, गुडविल, और कुछ बिल्कुल सही, आपने बेटा एक कीवर्ड ही बोल दिया है। तो वेल्थ क्या है, कोई भी एसेट आपकी वेल्थ का पार्ट है। और एसेट क्या होता है, 11th स्टैंडर्ड में डेफिनेशन पढ़ी होगी, रटी रटाई डेफिनेशन नहीं जानना चाह रहा हूं, मतलब बता दो यार एसेट का क्या होता है। एक कीवर्ड होता है वहां पे, कोई भी ऐसी चीज जो आप आज ओन करते हो, उधार पे नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो आप आज ओन करते हो, लेकिन वो चीज आपको आज नहीं तो कल फ्यूचर में कोई ना कोई इकोनॉमिक मतलब पैसों का, मॉनेटरी, फ्यूचर में आपको कोई ना कोई मॉनेटरी बेनिफिट जरूर देगी। हर वो चीज क्या है, आपके लिए एसेट है। भाई जो भी चीज आपको फ्यूचर में पैसा लाके दे सकती है वो आपके लिए एसेट है, और जो भी चीज आज नहीं तो कल आपकी जेब से पैसा निकलवाएगी वो लायबिलिटी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो बेटे इसके आगे ना ये कीवर्ड भी लिख दो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो वेल्थ क्या है, कोई भी एसेट, और एसेट का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो आज नहीं तो कल आपको मॉनेटरी बेनिफिट लाके देगी, इकोनॉमिक बेनिफिट लाके देगी, ठीक है। बाकी बेटा जो आप बोल रहे थे मनी, रियल एस्टेट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं जो मैं भी इसके नीचे लिख देता हूं।
रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट्स एटसेट्रा। बेटा इन्वेस्टमेंट कोई बुलेट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसी का ही ब्रैकेट है इन्वेस्टमेंट्स का, इसमें लिख दो एक बारी। अभी समझाऊंगा ये सारी बातें। इक्विटी, ऑप्शंस, कॉमा फॉरवर्ड फ्यूचर्स, कमोडिटीज, कॉमा इंडेक्स, फंड्स, कॉमा फॉरेक्स एटसेट्रा। लिख लिए? अब बेटा यहां पे ये सब और कुछ नहीं है, ये सब तो मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कि चाहे आपके पास हार्ड कैश है, चाहे वो सेविंग अकाउंट में बैंक्स में डिपॉजिटेड है, चाहे प्लांट इक्विपमेंट। अब एग्जांपल प्लांट एंड इक्विपमेंट पे लिखा है फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, सब आ जाएगा इसके अंदर। रियल एस्टेट, चाहे कमर्शियल चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पास है, या कहीं पे भी आपने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। बस इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मेरे को डिटेल में बात करनी है, इसलिए यहीं पे इसको खत्म करूंगा। अभी इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन ये सारे यहां पे क्या है? एग्जांपल्स। मेन वेल्थ का मतलब क्या है? एसेट्स। सबको बात समझ आई? तो एक बार यहां तक की पूरी बात रिवाइज करा दो। एडम स्मिथ ने वेल्थ की डेफिनेशन कौन से ईयर में दी? 1776। एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ ने क्या डेफिनेशन दी? इकोनॉमिक्स क्या है? इंक्वायरी। किस बात की इंक्वायरी? वेल्थ की इंक्वायरी। वेल्थ के बारे में क्या इंक्वायरी करनी है? नेचर एंड कॉजेज। नेचर क्या है वेल्थ, कॉजेज कैसे बनी है। ठीक है? ई वाला इंक्वायरी, आई वाला इंक्वायरी। आई वाला मतलब क्या है उसका? टू सीक इंफॉर्मेशन। और वेल्थ का मतलब क्या है? एसेट। एसेट का मतलब क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बाकी ये सब एग्जांपल्स हैं आपके। ठीक है? अच्छे से समझ में आया? अब यहां पे इन्वेस्टमेंट की जरा बात करेंगे, यहां पे थोड़ा डिटेल में बात है। अब बेटा पहली बात तो एक डिस्क्लेमर, यहां पे अब कुछ बातें इन्वेस्टमेंट के बारे में जो होंगी वो शायद आपके लिए बिल्कुल ही नहीं होंगी, आपने पहले नहीं सुनी होंगी, तो साथ साथ सुनिएगा और साथ साथ जो भी आपके मन में क्वेरीज आएंगी साथ साथ कोशिश करिएगा उनको सॉर्ट करने का। ठीक है? थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में स्लोली अब समझेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है, आसान भी लग सकता है, कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान लगे आपको। क्योंकि यहां पे अब इन्वेस्टमेंट की जब बात आ रही है तो यहां से अब मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, यहां से अब स्टॉक मार्केट की दुनिया शुरू हो जाएगी इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है? तो अब आपका बेस वहां से बनना शुरू होगा। यहां पे मैं स्टॉक मार्केट की अब जो भी बात करूंगा वो ये मान के करूंगा कि तुमको कुछ नहीं मालूम। ठीक है? अगर थोड़ा बहुत कहीं पे कुछ मालूम भी होगा मैं ये मान के ही करूंगा कि आपको कुछ नहीं मालूम है। ठीक है? बस एक माइंडसेट मैं आपसे चाहूंगा यहां पे, तो आपको ना ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि जब मैं स्टॉक मार्केट की, क्योंकि स्टॉक मार्केट का जिक्र और उसकी बातें आपके इस पूरे सब्जेक्ट में बहुत जगहों पे आएंगी। ठीक है? आपने जो टॉपिक्स 11-12 स्टैंडर्ड में पढ़ भी रखे होंगे ना, वो भी टॉपिक्स जब इधर आएंगे तो उसमें भी स्टॉक मार्केट घुसेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था वही चीजें सीए फाउंडेशन में जो पढ़ाई जा रही हैं उसका पर्पस क्या है कि आपने बुकिश चीजें पढ़ ली हैं, अब उसको एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में मार्केट की दुनिया में उसको अप्लाई करना मेरे को यहां पे सीखना है। ठीक है? तो प्रैक्टिकल वर्जन आएगा। तो बस मैं बात ये कर रहा था कि जब भी मैं यहां पे स्टॉक मार्केट की कोई बात चालू हो, आप अपना माइंडसेट उतनी देर के लिए ये बना लेना कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कोई पेपर वगैरह देना है, सीए कर रहे हैं, वो सब दिमाग से साइड पे कर देना। बस ये सोचना कि आप प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट सीख रहे हो उस टाइम पर, रादर देन पढ़ रहे हो। ये माइंडसेट रखोगे आपको बहुत अच्छे से आसान लगेगी चीजें और समझ में आएंगी चीजें। ठीक है? अच्छा, अब बेटा जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि पैसा कहां पे लगाया जा सकता है, कहां पे नहीं लगाया जा सकता है, तो इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे एवेन्यूज होते हैं। एवेन्यूज का मतलब है एरियाज होते हैं कि कहां कहां पे मैं अपना पैसा लगा सकता हूं। सिंपलेस्ट एवेन्यू होता है आप एफडीज में पैसा लगा सकते हैं, बैंक्स में अपनी एफडी करा दी। आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं, क्रिप्टोज में पैसा लगा सकते हैं। क्रिप्टो स्टॉक मार्केट अलग होता है। क्रिप्टोज में पैसा लगा सकते हैं, गोल्ड में पैसा लगा सकते हैं, अलग अलग सिल्वर गोल्ड मेटल्स जो भी होते हैं इनमें आप पैसा लगा सकते हैं, फॉरेक्स में पैसा लगा सकते हैं।
क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे कोई एग्जाम? हाँ जी, लैंड में पैसा, रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं, एंड मेनी मोर। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, दुनिया जहां के देयर आर एवेन्यूज जिधर आप अपना पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये सब पैसा लगाने के लिए जो यहां पे अब इन्वेस्टमेंट की जो मेजर बात डिस्कस करी जा रही है वो स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करी जा रही है। तो पहली बात, जब अब मैं आगे स्टॉक मार्केट के बारे में बात करूं इन द टॉपिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो पहली बात तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट ही एक एरिया है जहां पे इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। बहुत सारे एरियाज हैं, हमारे टॉपिक में अभी स्टॉक मार्केट आ रहा है, ठीक है? पहले तो ये बात समझ आ गई। अब बेटा सबसे पहले जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट में, अब स्टार्टिंग के लिए एक बात आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूं, ये आपके कोर्स की बात नहीं है, वो रेफरेंस के लिए जो बात बता रहा हूं वो समझ के आगे कोर्स की बात चालू करूंगा, ठीक है? बेटा जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया जाता है तो दो तरीकों के लोग होते हैं, दो तरीकों के लोग कह लो, या दो तरीके होते हैं मार्केट में खेलने के। एक तरीका होता है ट्रेड करना स्टॉक मार्केट में, एक तरीका होता है इन्वेस्ट करना स्टॉक मार्केट में। दोनों बातों में सर फर्क क्या है? क्योंकि ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, सर अल्टीमेटली मार्केट में पैसा लगाना है, किसी ना किसी शेयर को खरीदना और बेचना है। फर्क इतना है, इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया जाता है, तो इन्वेस्टमेंट के रूप में अगर पैसा लगाया है तो आप हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्तों में रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट करते हो। यहां पे लोग एक्सपेक्ट करते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, उतने साल में मेरा पैसा इतना हो जाए। तो लॉन्ग टर्म का नाम है इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग, ट्रेड का नाम क्या है? दिस इज शॉर्ट टर्म। अब ट्रेड के अंदर भी फिर बड़े सारे तरीकों के ट्रेड्स आते हैं। ट्रेड के अंदर बेटा एक ट्रेड होता है स्कैल्पिंग, स्टॉक मार्केट का एक नाम है। कई लोग बोलते हैं हम मार्केट में स्कैल्पर्स हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं हम। सर ये क्या होती है? बेटा ये इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, सबसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है स्कैल्पिंग। ये कितनी शॉर्ट टर्म होती है? ये 1 से 3 मिनट कि आप इसमें पैसा लगाते हो अभी, या तो 1 मिनट या 3 मिनट, बस इतने में ही पैसा लगाते हो और निकाल लेते हो, ठीक है? ऑब्वियसली 1 से 3 मिनट में, 5 मिनट में आपको कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये आपको बार 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 करना पड़ता है। सबको इस बात समझ में आई? तो एक होती है स्कैल्पिंग, फिर आता है इंट्राडे। ये नाम शायद सुना होगा, बड़ा फेमस नाम है, कई लोग बोलते हैं हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। अब डे ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? विद इन अ सिंगल डे भारत का बाजार सुबह 9:15 बजे खुलता है और दोपहर को 3:30 बजे बाजार बंद होता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब होता है विद इन अ सेम डे 9:15 बजे बाजार खुला, 3:30 बजे बाजार बंद होगा, उस बीच में विद इन अ सेम डे मेरे को बाय करना है और विद इन अ सेम डे मेरे को सेल करना है। अगर नहीं करूंगा तो 3:30 बजे अपने आप सेल हो जाएगा और मेरा प्रॉफिट लॉस बुक हो जाएगा। मतलब इंट्राडे में प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो उसी दिन के दिन आपका बुक होना चाहिए। नहीं करोगे तो जबरदस्ती बुक कर दिया जाएगा मार्केट में, ठीक है? तीसरे टाइप की ट्रेडिंग होती है बेटा स्विंग ट्रेडिंग। इसमें जनरली लोगों का जो पर्सपेक्टिव रहता है स्विंग ट्रेडिंग में, वो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5-2 महीना, इससे ऊपर नहीं। वैसे 1.5-2 महीना भी कम ही होता है, यहां पे 2-3 हफ्ते तक चलता है स्विंग ट्रेड, ठीक है? बेसिकली स्विंग ट्रेड में क्या होता है ना, स्टॉक मार्केट में चाहे कोई शेयर ऊपर जाता है, चाहे कोई शेयर नीचे जाता है। अभी मैं लाइव भी थोड़ा समझा लूं, फिर लाइव आपको दिखाऊंगा। चाहे कोई शेयर ऊपर जा रहा है, चाहे कोई शेयर नीचे जा रहा है, बेटे ना तो कोई चीज स्ट्रेट लाइन में बढ़ती है और ना ही स्ट्रेट लाइन में कभी गिरती है। मार्केट में शेयर के प्राइसेस बढ़ते भी ऐसे हैं कि कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन ओवरऑल जो उनकी ट्रेंड लाइन है वो ऊपर चल रही होती है, और गिरते भी बेटे ऐसे ही हैं कि ओवरऑल ट्रेंड लाइन उनकी नीचे जा रही होती है। स्विंग ट्रेडिंग क्या करता है कि एक स्विंग, जिसको कहते हैं ना एक झूला है, कि बस इतने झूले का मेरे को प्रॉफिट निकालना है, कि मैंने यहां बाय कर लिया और जैसे ही यहां पे आया यहां पे सेल कर दिया, फिर थोड़ा सा नीचे जाके फिर यहां पे बाय कर लूंगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा फिर वहां पे फिर सेल कर दूंगा। समझ आया? इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। और लास्ट होता है ट्रेडिंग कैटेगरी में पोजिशनल ट्रेडिंग।
पोजिशनल ट्रेड होता है बेटा, ये होता है 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। तो एक तरह से स्विंग से बड़ा होता है लेकिन इन्वेस्टमेंट से कम होता है। तो ये 7-8 महीने, 9 महीने, 10 महीने इतने का चलता है पोजिशनल ट्रेड। पहले तो ये बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर? कुछ पूछना चाह रहे हो? अब बेटा यहां पे जब ये वाली ट्रेडिंग करनी होती है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? मतलब कैसे सोचते हैं लोग ये वाली ट्रेडिंग करने के लिए कि मेरे को कब बाय करना है, मेरे को कब सेल करना है, ये सब चीजें कैसे सोच पाते हैं? बेटा इसके लिए अब आपको आते तो नहीं होंगे शायद, लेकिन आपने सुना जरूर होगा, कभी देखे जरूर होंगे, मार्केट के अजीबोगरीब से चार्ट्स होते हैं, वो देखें अजीब अजीब से रेड ग्रीन पता नहीं क्या ही हो रहा होता है उसके अंदर। ये वाली ट्रेडिंग जो होती है ये चार्ट्स देख के होती है, बिना चार्ट्स के ये ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है? और जो इन्वेस्टमेंट होती है बेटा उसमें चार्ट्स एक हेल्पिंग हैंड होते हैं, लेकिन इस वाली चीज को करने के लिए आपको P&L बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए कंपनी का। जिस भी कंपनी के शेयर्स में आप पैसा लगाना चाहते हैं उस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलते हैं, P&L बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको पढ़ना आना चाहिए, जिससे आप उसको समझकर, जो आप अकाउंट्स में बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स, उसको समझकर आप देखते हैं कंपनी का धंधा कितना स्ट्रांग है, बिजनेस कितना स्ट्रांग है, कि बैलेंस शीट अच्छी है, बहुत ज्यादा डेट ले रखा है तो बड़ा नुकसान हो सकता है कंपनी को, कल को कंपनी प्रॉफिट ना कमा पाई, डेट नहीं चुका पाएगी, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं अकाउंट्स की, वो चीजें प्रॉपर तरीके से एनालाइज करी जाती है और फिर ये किया जाता है। सबको पहले तो ये बात समझ आई, अच्छे से क्लियर? अब बेटा हमारे सबसे बड़े बड़े 2 स्टॉक एक्सचेंजेस हैं भारत में, एक NSE और एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है निफ्टी, ये सुना होगा ये वर्ड भी आपने। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसके इंडेक्स को बोला जाता है सेंसेक्स। बता रहा हूं, एक एक बात बता रहा हूं, टेंशन ना लो, ठीक है? अभी इंडेक्स ही बताऊंगा क्या होता है। NSE का जो भी होता है इंडेक्स, लेकिन उसको बोला जाता है निफ्टी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो भी होता है इंडेक्स उसको बोला जाता है सेंसेक्स, ठीक है? ये जो निफ्टी वर्ड है बेटा ये बना भी इसी तरीके से है, N स्टैंड्स फॉर नेशनल, और इफ्टी, ये वैसे 50 होता है, 50 का F हटा दिया, इफ्टी उठा लिया, नेशनल का बाकी सारा हटा दिया, N उठा लिया, N50, नेशनल 50, उसका कीवर्ड बना दिया निफ्टी। क्या मतलब है इसका? बेटा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उस पे भारत की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उनके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे पता चलता है टॉप 50 कौन सी है। और जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बोले तो उसका इंडेक्स सेंसेक्स है, उस पे भारत की टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे कितनी कंपनीज के शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं? टॉप 30 कंपनीज के। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे कितने शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं? टॉप 50 कंपनीज के। अब यहां पे इस बात में है कुछ डाउट्स, एक एक करके डाउट बोलता हूं, एक एक करके उसका आंसर, फिर उसके बाद इतनी बात में आपके एंड से जो भी डाउट होगा वो आप पूछिएगा। बेटा सबसे पहले तो सर ये पता कैसे चलता है, ये कौन बताएगा कि ये कंपनीज टॉप 30 कंपनीज हैं, ये कंपनीज टॉप 50 कंपनीज हैं? बेटा इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है जो ये बताए आके कि ये टॉप 30 है, टॉप 50 है। ये सिंपल सी एक बात से पता चलता है, जो भी मार्केट में कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनीज है स्टॉक मार्केट में, उन सबकी मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू का मतलब है रिलायंस का एक शेयर नहीं, रिलायंस का कोई प्रोडक्ट नहीं, पूरे रिलायंस के बिजनेस को उठा के अगर बेच दिया जाए तो कितने में बिक जाएगा? दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ रिलायंस। पूरे टाटा ग्रुप को उठा के बेच दिया जाए ओपन मार्केट में तो कितने में बिक जाएगा? दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ टाटा। सबको बात समझ आई? तो हर कंपनी की मार्केट वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है? और जो टॉप की 30 मार्केट वैल्यूज होती हैं वो बन जाती हैं टॉप 30 कंपनीज, और जो टॉप की 50 मार्केट वैल्यूज होती हैं वो बन जाती हैं टॉप 50 कंपनीज। ये बात समझ आई? और बेटे मार्केट वैल्यू कंप्यूट करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता है, सिंपल सा इसका ये फॉर्मूला होता है। कि भाई मार्केट में कितने शेयर्स हैं कंपनी के और एक शेयर की क्या प्राइस चल रही है, दैट्स इट, ठीक है?
आ रहा हूं बेटे, बीच में नहीं। जब मैंने कहा ना मैं एक बारी अपने एंड से खत्म करूंगा, फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो पूछना। तो एक बारी मैं, क्योंकि सारी बातों के जवाब देने हैं मेरे को, तो सुन लो पहले एक बारी आराम से। तो जितने भी उस कंपनी के शेयर्स है इनटू एक शेयर का क्या प्राइस है, ये करके निकाली जाती है मार्केट वैल्यू। अब आपके कोर्स का जो कीवर्ड है वो, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया मार्केट वैल्यू, लेकिन इस मार्केट वैल्यू को टेक्निकल सेंस में आपके सिलेबस के हिसाब से क्या बोला जाएगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन। समझ आया? और अगर आप कभी प्रैक्टिकली कभी टीवी चला के देखें, बिजनेस चैनल लगा के देखें मार्केट के आवर्स के दौरान, तो आपको यही मार्केट कैपिटलाइजेशन, जब भी वहां पे किसी भी शेयर के बारे में बातचीत हो रही होती है, स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं न्यूज चैनल्स पे, तो आपको ये वर्ड दिखेगा। और इस वर्ड को ना न्यूज चैनल्स पे इस तरीके से लिखते हैं, एम कैप। ये कभी नोटिस करिएगा, एम मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन। समझ आया? तो पहली बात, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? एक कंपनी की मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर का प्राइस। सर इस बात में एक डाउट तो मेरा ये है, जो बच्चे ने पूछा, सर ये प्राइस तो फ्लक्चुएट होता है स्टॉक मार्केट में, तो अगर स्टॉक मार्केट में एक शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि फ्लक्चुएट तो बेटा मार्केट में प्राइसेस इस स्पीड से होते हैं, आप पलक झपकाओगे उधर प्राइस बदल जाएगा, लिटरली ऐसे बदलते हैं शेयर के प्राइसेस। तो सर शेयर के प्राइसेस अगर बदलते रहेंगे और अगर ये बदलता रहेगा, तो क्या मैं कह सकता हूं मार्केट वैल्यू बदलता रहेगा कंपनी का? यस, बिल्कुल हां, कि एक कंपनी की मार्केट वैल्यू अभी कुछ है, 1 सेकंड के बाद कुछ है, 2 सेकंड के बाद कुछ है, 10 सेकंड के बाद कुछ है। तो सर क्या यह हो सकता है कि अभी कोई कंपनी का शेयर का प्राइस इतना ज्यादा चल रहा है कि उसकी मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा है कि वो टॉप 50 या टॉप 30 में आ रही है, और 10 मिनट बाद क्या ऐसा हो सकता है कि इस शेयर का प्राइस इतना क्रैश कर जाए और इसकी मार्केट वैल्यू इतनी गिर जाए कि टॉप 50 टॉप 30 से बाहर हो जाए? क्या यह हो सकता है? यस। सर कितनी देर में हो सकता है? बेटा हर 1 सेकंड के बाद हो सकता है। तभी तो मार्केट की ट्रेडिंग बड़ी रिस्की होती है। सबको बात समझ आई? लेकिन अब इसी बात से फिर एक और डाउट आता मन में। सर मान लो आपने कहा एनएससी पर टॉप की 50 कंपनीज, बीएससी पे टॉप की 30 कंपनीज। मान लो सर मैंने एनएससी की 50th कंपनी में पैसा लगाया हुआ था, ठीक है, और 10 मिनट बाद ही इस नालायक का शेयर गिर गया और मार्केट वैल्यू गिर गई और ये 50th वाली कंपनी 50th नंबर से बाहर हो गई। अब मैं क्या करूंगा? क्योंकि हो तो सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? मेरा पैसा जो लगा है उसका क्या होगा? डूब गया? नहीं, डूबा नहीं। बस ये क्वेरी बोल दी है, इसका आंसर 2 मिनट बाद दे पाऊंगा कुछ और बातें बता के, लेकिन क्वेरी समझ में आ गई? अभी इसका आंसर दूंगा। बेटा यहां तक की सारी बात क्लियर है? तो पहला डाउट तो यहां पे ये था कि सर अगर मार्केट वैल्यू इस प्राइस पर शेयर से निकलती है तो प्राइस पर शेयर फ्लक्चुएट होगा, तो क्या मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होगी? यस। अगर मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होगी तो क्या ऐसा हो सकता है आप आज जो कंपनी 50th पे है वो कल को 50th में ना हो, और जो 50th में नहीं थी वो कल को आ जाए? यस, हो सकता है। ठीक है जी। दूसरा डाउट इस बात में, सर आपने कहा बीएससी में टॉप की 30 कंपनीज, एनएससी में टॉप की 50 कंपनीज, तो सर ये जो टॉप की 30 कंपनीज हैं ये टॉप 50 के अंदर कॉमन नहीं होंगी फिर? क्या ऐसा है, या ऐसा है कि टॉप 30 बीएससी में है और 30 के बाद की 50 एनएससी में है? मेरा डाउट समझ पाए कि क्या ऐसा है कि टॉप 30 ही उसके अंदर भी है एनएससी में भी, और वहां पे बस 30 के बाद 31 32 टिल 50 20 कंपनीज और हैं, या ऐसा है कि 30 उधर है और 30 के आगे की 50 इधर हैं? वही समझ में आई? आंसर इज बेटा जो टॉप 30 कंपनीज है वो इधर भी है, वो इधर भी है। तो इधर 30 के बाद की 50 नहीं है, इधर पहले नंबर से टोटल 50 हैं। तो जो टॉप 30 कंपनीज हैं उनके शेयर्स बीएससी में भी ट्रेड हो रहे होते हैं, एनएससी में भी ट्रेड हो रहे होते हैं। एनएससी में 30 के बाद 31, 32, 33, 34 टिल 50 20 कंपनीज और होती हैं बस। तो जैसे एट प्रेजेंट भारत की जो नंबर 1 कंपनी है वो टीसीएस है। कभी टीसीएस चलती है, कभी रिलायंस चलती है, मतलब हफ्ते हफ्ते बाद बदलती रहती है ये। तो एट प्रेजेंट जैसे टीसीएस चल रही है, तो बेटे टीसीएस का शेयर बीएससी में भी है, एनएससी में भी है। रिलायंस सेकंड नंबर की कंपनी है, रिलायंस का शेयर बीएससी में भी है, एनएससी में भी है। तो बेटे इन कंपनीज का जब आप शेयर बाय करते हो ना, ये डीमैट तो सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए डीमैट खुलवाना पड़ता है, ये तो सबको पता है। तो जब आप डीमैट में किसी भी शेयर के आगे बाय पे क्लिक करते हैं, तो अगर वो शेयर दोनों में ट्रेड हो रहा होगा, तो जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे तो पहली चीज वो आपसे पूछेगा यही कि एनएससी में खरीदना है या बीएससी में खरीदना है।
सबको बात समझ में आई? तो पहला सवाल ये होता है, क्योंकि वो शेयर दोनों में ट्रेड हो रहे होते हैं। अच्छे से क्लियर है? चलूं आगे। अच्छा, एक और क्वेरी। सर आपने यहां पे एक वर्ड, जो स्टार्टिंग में बेटा आपने पूछा था, सर आपने यहां पे एक वर्ड यूज किया था कि बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स, एनएससी का इंडेक्स निफ्टी। सर ये इंडेक्स बताइए क्या होता है? अब इसको समझेंगे एक बारी। बेटा जो मैंने ये बात बोली ना कि एनएससी पे टॉप की 50 कंपनीज ट्रेड हो रही होती हैं, बीएससी पे टॉप की 30 कंपनीज ट्रेड हो रही होती हैं। अब मैं इस बात को थोड़ा और कंप्लीट करूंगा, मैंने अधूरा बोला है इस बात को अभी तक। बेटा एक्चुअली में भारत के बाजार में, स्टॉक मार्केट में एनएससी बीएससी कंबाइंड टोटल तकरीबन 7,000 कंपनीज है जिसके शेयर्स ट्रेड हो रहे होते हैं। इन टोटल 6,800 से 7,000 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। अब सर ये बात तो कॉन्ट्राडिक्टिंग लग रही है, क्योंकि अभी आप बोल के हटे हो कि एनएससी में 50 कंपनीज, बीएससी में 30 कंपनीज, और अब आप बोल रहे हो कंबाइंड 7,000 कंपनीज के शेयर ट्रेड हो रहे होते हैं। सर ये क्या है? बेटे इसको आप ऐसे समझो, अब एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है, और मान लो एक क्विज कंपटीशन है, ठीक है, जैसे स्कूल्स में होता था ना कि कॉमर्स के भी 3 सेक्शंस हैं, 4 सेक्शंस हैं वगैरह वगैरह। अब मान लो कॉमर्स की क्लासेस के 4 सेक्शंस हैं 12th स्टैंडर्ड के, ठीक है, और चारों सेक्शंस का आपस में क्विज कंपटीशन करवाना है। अब बेटे ए सेक्शन में 100 बच्चे हैं, बी सेक्शन में 100 बच्चे बैठे हैं, सी सेक्शन में 100 बच्चे बैठे हैं, डी सेक्शन में 100 बच्चे बैठे हैं। अब क्विज के लिए एक टेबल पे मैं 100 बच्चों को तो बैठा नहीं दूंगा। अब होगा क्या कि जो ए सेक्शन है उसमें 100 बच्चे हैं, उस ए सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कोई भी 5-10 बच्चे उठा लेंगे कि ठीक है तुम टॉप के 5 स्टूडेंट्स हो इस सेक्शन से, तुम ए सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करोगे। ये 5 बच्चे बी सेक्शन के हिसाब से टॉप स्टूडेंट्स हैं उस क्विज के हिसाब से, तो ये 5 बच्चे उस सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। मेरी बात समझ में आई? अच्छे से क्लियर? अब एक तरह से ए सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन वो 5 बच्चे कर रहे हैं क्विज के अंदर, लेकिन क्या ए सेक्शन के अंदर 5 बच्चे ही हैं? थे तो 100 बच्चे, तो 100 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन 5 कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई? भारत की इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं, क्या इंडियन क्रिकेट में सिर्फ 11 ही प्लेयर हैं? अरे बेंच स्ट्रेंथ भी तो है, इतने प्लेयर्स हैं। जब एक टूर होता है, इंटरनेशनल टूर होता है, तो सिर्फ 11 प्लेयर थोड़ा ना सेलेक्ट होते हैं, 30 प्लेयर्स कम से कम सेलेक्ट करके ये लोग लेके जाते हैं। तो 11 प्लेयर फील्ड पे उतरते हैं, बाकी प्लेयर्स बेंच पे होते हैं कि कल को कोई प्लेयर बीमार हो जाए, इंजरी हो जाए, तो मेरे को टीम में लेने के लिए एक और प्लेयर हो। तो एक तरह से इंडियन क्रिकेट टीम में तो बहुत लोग हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन फील्ड पे उतरते हैं 11 लोग। यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन सिर्फ क्या 11 लोगों से वो टीम बनी है? नहीं, बहुत सारे कोच हैं, फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको उन सबका रिप्रेजेंटेशन है ना वो। सबको बात समझ आई? बेटा वही चीज यहां पे है कि एनएससी पर 50 कंपनीज नहीं ट्रेड हो रही होती, एनएससी पे ट्रेड तो 7,000 कंपनीज हो रही होती हैं। उन 7,000 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन टॉप की 50 कंपनीज कर रही होती हैं, और ये टॉप की 50 कंपनीज जो 7,000 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, बेटे इनके ग्रुप को बोलते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स का मतलब 100 बच्चों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जो 5 बच्चों का ग्रुप है, तो 5 रिप्रेजेंटेशनल ग्रुप इज नोन एज इंडेक्स। सबको समझ में आया? इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे भी 7,000 कंपनीज ट्रेड हो रही हैं, लेकिन उन 7,000 कंपनीज का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए टॉप की 30 कंपनीज, और वो कहलाता है उसका इंडेक्स। सो इंडेक्स मींस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑल नंबर ऑफ कंपनीज। बताइए, पहले मैं कोशिश कर रहा हूं बिल्कुल बेसिस स्क्रैप पे जाके आपको चीज समझाऊं ताकि याद रह जाए आपको। क्लियर हुआ यहां तक? चलूं आगे। अभी पहले पूरा समझ लेते हैं, फिर मैं यहां से जो भी आपके एमसीक्यूज बनेंगे फिर इसकी नोटिंग करवा दूंगा, ठीक है? तो समझ करता हूं यहां तक क्या क्या बातें करी। सबसे पहले 2 बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी बीएससी, एनएससी का इंडेक्स निफ्टी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स। एनएससी पे कितनी कंपनीज रिप्रेजेंट हो रही होती है? 50, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 30 कंपनीज। कौन बताएगा कि ये टॉप 30 टॉप 50 कंपनीज? मार्केट वैल्यू। अच्छा, अभी मार्केट वैल्यू, लेकिन आगे से अब मैं कीवर्ड क्या याद रखूंगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब कि इस कंपनी को आज ओपन मार्केट में बेच दिया जाए तो कितने में बिक जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। सर प्राइस पर शेयर तो फ्लक्चुएटिंग होता है, तो क्या मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होगी? यस।
तो सर अगर मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होगी तो जो कंपनी आज 50th पे है क्या वो कल बाहर हो सकती है? यस। और 51st वाली 50th में आ सकती है। अब मैंने इसके बीच में क्वेरी बोली थी कि सर मैंने अभी किसी 50th नंबर की कंपनी में पैसा लगा दिया, समझ आ गया, और 10 मिनट बाद उसका शेयर का प्राइस गिर गया, मार्केट वैल्यू गिर गई, और वो 50th नंबर वाली कंपनी बाहर हो गई टॉप 50 से, वो 51st पे आ गई, और जो 51st पे थी वो 50th पे आ गई। तो सर मेरे पैसों का क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई। मैंने बताया ना, ट्रेड तो 7000 कंपनीज हो रही हैं, जो 51st पे आज पहुंच भी गई, ट्रेड तो उसका भी शेयर हो रहा है, बेचा तो उसको भी जा सकता है, खरीदा तो उसको भी जा सकता है। 50 तो रिप्रेजेंट कर रही है ना उसको निफ्टी के नाम से। ऐसा थोड़ा ना है कि आज मैंने अगर 100वें नंबर की कंपनी में लगा दिया पैसा तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा, उसमें भी लगाया जा सकता है पैसा। और वैसे अब ये एक बीच में बात आपकी, तो पहले तो ये क्वेरी का आंसर मिल गया, समझ आया? तो आपके पैसों को कुछ नहीं होने वाला, उसमें आपका नुकसान बस यही हो सकता है जितना शेयर का प्राइस गिरता जाए। आपने 100 का खरीदा है, कल को 80 का हो गया तो 20 रुपए आपका लॉस हो गया, 70 का हो गया तो आपका 30 रुपए का लॉस हो गया, और कल को बढ़ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अब आपकी नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं, एक्चुअल जो स्टॉक मार्केट में वेल्थ बनती है वो बेटा इन टॉप की 50 कंपनीज और टॉप की 30 कंपनी से नहीं बनती है। एक्चुअल जो मार्केट में वेल्थ बनाते हैं लोग, एक्चुअल जो मार्केट में पैसा बनाते हैं लोग, वो बल्कि लास्ट की जो 1000 कंपनीज होती हैं, लास्ट की जो 2000 कंपनीज होती हैं, उनमें बनता है पैसा। सर ऐसा क्यों? आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं बस बीच में ये बात। बेटा एक बात बताओ, एक कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यू 20 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है? इसको डबल होने के लिए कितना बढ़ना पड़ेगा? अगर इस मार्केट वैल्यू को मेरे को डबल करना है, 40 लाख करोड़ करना है, तो इसको 20 लाख करोड़ से ही बढ़ना पड़ेगा। बात समझ आई? और बेटा जिस कंपनी की मार्केट वैल्यू ही 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, उसको अगर डबल करना है, 200 करोड़ करना है, कितना बढ़ना पड़ेगा? बेटा अब ये बताइए कौन सी चीज ज्यादा आसान है, 100 करोड़ बढ़ना या 20 लाख करोड़ बढ़ना? 100 करोड़ बढ़ना। बेटे 20 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू रिलायंस की है, टीसीएस जैसी कंपनीज की है, ठीक है, एयरटेल जैसी कंपनी की है। इन कंपनी की 17 लाख, रिलायंस की मेरे ख्याल से 17-18 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट वैल्यू है, दिखाऊंगा मैं भी आपको। एयरटेल की 9.5 लाख की है, पता नहीं 10 लाख करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। तो उसको डबल होने में बहुत टाइम लगेगा। और कुछ कंपनीज हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, 2000 करोड़ है, उनको डबल होने में कम टाइम लगेगा। मेरी बात समझ में आई? अब बेटा अगर कंपनी की मार्केट वैल्यू डबल हो गई, इसका मतलब कंपनी का शेयर का प्राइस डबल हुआ है। सर क्यों? मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस पर शेयर। मेरी बात समझ आई? और अगर आपने खुद कहा है कि सर इसको डबल होना आसान है, मतलब आपका शेयर का प्राइस डबल होना आसान है यहां पे। और बेटा आपका पैसा तो तभी बनेगा ना कि आपने एक शेयर 100 का खरीदा है और वो 200 का हो जाए। तो आप खुद कह रहे हो यहां पे होना आसान है। समझ में आया? तो आज रिलायंस डबल होगा, हो सकता है, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक छोटी कंपनी का शेयर का प्राइस डबल हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर उसका बिजनेस अच्छा होगा ऑब्वियसली। क्योंकि यहां पे रिस्क भी है, 100 करोड़ वाली कंपनी कल को बंद भी हो सकती है। ये बंद नहीं हो सकती, रिलायंस जैसी कंपनी बंद तो नहीं हो सकती भाई, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। सबको बात समझ आ रही है? चलूं आगे? बेटे बीच बीच में थोड़ी सी नॉलेज की भी बातें मैं करता जा रहा हूं, तो घूम तो नहीं रही बातें सारी, समझ आ रही है सर? चलो आगे। तो बेटा यहां पे पहले तो ये सारी बातें हमने करी। एक बारी अब मैं ये चीजें आपको थोड़ा सा लाइव शो कर देता हूं। अच्छा, मैं जो भी टूल्स यहां पे आपको आपके रेफरेंस के लिए आपको दिखाऊंगा यहां पे, वो सारे मैं आपको बता दूंगा। थोड़ा मेरी कोशिश रहेगी कि जब भी ऐसे टॉपिक्स आए तो मैं सिर्फ बुकिश वाली चीजें पढ़ाऊं, वो तो ठीक है, वो करनी है, लेकिन ताकि आपको याद रहे, आपको समझ आए, आपका इंटरेस्ट बने, तो मैं उसके प्रैक्टिकल वर्जन्स भी आपको दिखाता रहूंगा यहाँ पे, सो दैट आपको एक्चुअली में ये फील आए कि यहाँ पे अब आप सिर्फ बुकिश पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सीए करने आ रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो एक्चुअली में मार्केट के अंदर लगती है। ठीक है सर, ये लास्ट वर्ड क्या है फंड्स के बाद? बेटा कौन से फंड्स के बाद? फंड्स किधर लिखा मैंने?
मेरे ख्याल से मैंने डाउट लेट पढ़ा आपका, या तो दोबारा लिख देना यार। फंड्स मेरे को याद नहीं मैंने किधर लिखा। हाँ फंड्स तो लिखा ही नहीं यार वर्ड। चलो देखते हैं अभी। सुनो, अब बेटा यहां पे ये स्क्रीनर नाम से एक वेबसाइट है जहां पे आप ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे यहां पे मार्केट वैल्यू हमको देखनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अब यहां पे आपको यहां पे दिख रहा है मार्केट कैप, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अब इसकी कितनी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19,48,067 करोड़, और इसका एट प्रेजेंट शेयर का प्राइस कितना चल रहा है 1440। ठीक है, इसी तरीके से अगर मेरे को यहां पे फॉर एग्जांपल एयरटेल का देखना है, एयरटेल की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,07,771 करोड़ और इसका करंट शेयर का प्राइस चल रहा है 1847 रुपी। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 12,77,908 करोड़। सर आपने तो कहा था टाटा से नंबर 1 पे कंपनी है, रिलायंस की ज्यादा मार्केट वैल्यू थी। बेटे वो 19 लाख करोड़ रुपए पूरे रिलायंस ग्रुप की मार्केट वैल्यू थी, ये टाटा की एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है टीसीएस की। अभी तो टाटा के अंदर टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, दुनिया टाटा के अंदर 3000 कंपनीज हैं अभी, तो टाटा ग्रुप की मार्केट वैल्यू अलग है, 50-60 लाख करोड़ से ऊपर की है उनकी मार्केट वैल्यू, तो ये तो टाटा की एक कंपनी की मार्केट वैल्यू है। इसी तरीके से इसमें टाटा मोटर, टाटा मोटर्स की वैल्यू 2,69,548 करोड़, करंट शेयर का प्राइस 732 चल रहा है। अच्छा ये सारी बड़ी बड़ी मार्केट वैल्यूज की कंपनीज हैं। अब ये कंपनी है टेम्बो ग्लोबल, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 502 करोड़। अब ये छोटी कंपनी हो गई फिर एक तरह से। तो अब जो रिलायंस है, टाटा मोटर है, एयरटेल है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज, ये निफ्टी 50 का पार्ट है, वो टॉप की 50 कंपनीज, समझ आया, जो निफ्टी का इंडेक्स बना रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ वो कंपनीज ट्रेड हो रही है, स्टॉक मार्केट में ये भी ट्रेड हो रही है जिसकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 502 करोड़ रुपए है। आजाद इंजीनियरिंग, ये कंपनी की मार्केट वैल्यू 11,581 करोड़ है। गार्डन रिसर्च, इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 31,585 करोड़ है। अब ये वो कंपनी है, अभी जो इंडिया पाक का वॉर का क्राइसिस हुआ उसमें इंडिया के ड्रोन्स की बहुत प्रशंसा जो हुई, ये कंपनी वो ड्रोन्स बनाती है, इसी कंपनी ने वो ड्रोन्स बना के सप्लाई करे थे इंडियन गवर्नमेंट को, मेड इन इंडिया ड्रोन्स थे, तो ये वो कंपनी वो ड्रोन्स बनाती है। तो अब ये कुछ कंपनीज मैं आपको दिखा रहा था यहां पे कि इस पे आप इस तरीके से यहां पे मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप देख सकते हैं। ऑल्दो इस वेबसाइट पे और भी बड़ी सारी चीजें हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे कोर्स के अंदर आती रहेंगी मैं आपको दिखाते रहूंगा, इसको मैं कई जगहों पे रेफर करूंगा। और ये एक्चुअली में ये वाली वेबसाइट स्क्रीनर, एक्चुअली में भी जो लोग फुल टाइम ट्रेडर्स होते हैं, मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो काफी ज्यादा इसको फॉलो करते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मेरी कोई कमीशन वमीशन नहीं है इससे, तो तुम ऐसा समझो कि प्रमोट कर रहा हूं इसको, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस अच्छी वेबसाइट है इसलिए बताया। यहां पे कोई भी कंपनी का जैसे नाम टाइप करते हैं, उस कंपनी के बारे में जानना है कि क्या बिजनेस है उस कंपनी का, वो सारा जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आ जाएगा। रीड मोर पे यहां पे क्लिक करेंगे तो एआई जनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड, अब वो साइन इन करना पड़ेगा इसके लिए, बाद में करेंगे, लेकिन कंपनी के बिजनेस की डिटेल्स आ जाती हैं। फिर इसके नीचे यहां पे सेम ग्रुप में, सेम बिजनेस में इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, डिफेंस की फील्ड में इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स के नाम आ जाएंगे, ये भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं सारी। फिर उसके नीचे क्वार्टरली रिजल्ट्स, बेसिकली इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटे अब आप अकाउंट्स में जो P&L बनाते हैं वो ईयर के एंड पे बनाते हैं, लेकिन जो लिस्टेड कंपनी, अब ये बात अगेन आपकी नॉलेज के लिए, लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको अपना P&L ईयर के एंड में तो बनाना ही पड़ता है, लेकिन हर क्वार्टर के एंड में भी बनाना पड़ता है, ठीक है, हर क्वार्टर के एंड में उनको अपना P&L बना के स्टॉक मार्केट में पब्लिश करना पड़ता है। तो अगर आप यहां पे देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स, तो यहां पे क्या लिखा है मार्च 25, मार्च 25 का मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इस वाले क्वार्टर का इतना रिजल्ट्स है, ठीक है। यहां पे उसके पहले क्या लिखा है दिसंबर 24, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस क्वार्टर में इस कंपनी की क्या सेल रही, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, क्या नेट प्रॉफिट रहा, क्या इसका अर्निंग पर शेयर आया वगैरह वगैरह, ये पूरे साल का प्रॉफिट एंड लॉस, ये इसके नीचे बैलेंस शीट आती है, तो सारी डिटेल्स आती हैं इसके नीचे।
बाकी इसके नीचे यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आता है कि प्रोमोटरों के पास, कंपनी के मालिकों के पास कितने शेयर्स हैं, पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं। बाकी यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं दो, ये थोड़ा इस साइड चलेगा यार। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर FIIs लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा? अब ये ब्लैक बोर्ड पे आ गया, FII दिख रहा है यहाँ पे बिल्कुल, ये ठीक है। और यहाँ पे दिख रहा है ये DII। अभी ये वाली दो चीजें मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं, FII क्या होता है दिख रहा है ना बेटा यहाँ पे साइड पे, ये बिल्कुल बोर्ड पे देखो जहां पे मेरा कर्सर है, हाँ चुप पीछे झुक गया, यहाँ पे दिख रहा है FII और DII। ये अभी आपके सिलेबस में अगला पॉइंट आएगा, तो तब मैं इसके बारे में सिखाऊंगा कि FII क्या होता है और DII क्या होता है। एनीवे, यहां तक की सारी बात आपको समझ आई, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये सारी बात जानने के बाद अगला सवाल आता है कि सर जब स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की बात होती है तो स्टॉक मार्केट में हम पैसा लगा कहां कहां सकते हैं, क्योंकि जनरली हम सुनते हैं तो हमको यही समझ में आता है कि यार स्टॉक मार्केट में शेयर्स में पैसा लगता है। क्या ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ शेयर्स में पैसा लगता है या और भी जगहें हैं? तो बेटा स्टॉक मार्केट में पैसा कुल 6 जगहों पे लगता है। या तो आप कंपनीज की इक्विटी में पैसा लगाते हैं, एंड व्हेन आई से इक्विटी, इसका मतलब इक्विटी शेयर्स हो गया, उस कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स भी हो गया इक्विटी हेडिंग के अंदर, उस कंपनी के डिबेंचर्स भी हो गए, म्यूचुअल फंड, SIPs, जो भी ये चीजें होती हैं, सबके मतलब अभी जानेंगे हम, जो भी ये चीजें होती हैं वो सब इसके अंदर आ गया। तो सभी इसके अंदर आ गया तो और बचा क्या बेटा? इसके बाद आता है स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस, फॉरवर्ड फ्यूचर्स। ये सुने हैं ना कि फॉरवर्ड फ्यूचर्स में पैसा लगाते हैं लोग, ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं लोग, या F&O करके नाम सुनाओ कि F&O खेलते हैं लोग, नहीं सुना, कोई बात नहीं, करेंगे बात। वो हर्षद मेहता वाली मूवी आई थी एक, स्कैम देखिए वो, उसके मैंने एक क्लिप में देखा था। ऑल्दो हर्षद मेहता की मूवी में जो दिखाया है, या जिसको लोग स्कैम बोलते हैं कि उन्होंने स्कैम किया था, ऑल्दो था नहीं वो स्कैम, वो अल्टीमेटली ये किया था उन्होंने, वो फ्यूचर्स में खेलते थे और फ्यूचर्स में खेलने को उस टाइम पे उसको स्कैम बताया गया था। जो भी है समझेंगे इसको क्या होता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में कमोडिटीज में पैसा लगाया जाता है, इंडेक्स में पैसा लगाया जाता है, फॉरेक्स में पैसा लगाया जाता है। तो कुल मिला के स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है वो इन 6 जगहों पे लगता है। अब क्या है ये जगहें बेटा? इक्विटी तो सिंपल मैंने आपको बताया, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह खरीदना बेचना। ये दो मैं अभी आपको बता नहीं रहा हूं क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड में है और आगे आपके सिलेबस में तीसरा चैप्टर जो हमारे कोर्स का होगा उसमें आएंगे, तो इसलिए अभी फिर इस चैप्टर में मैं उस चीज को नहीं डिस्कस करता हूं, उसी चैप्टर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कमोडिटीज बेटा होता क्या है? कमोडिटीज में गोल्ड में पैसा लगता है, स्टॉक मार्केट में सिल्वर में पैसा लगता है, जिंक में पैसा लगता है, कॉपर में पैसा लगता है, प्लैटिनम, मैग्नीशियम, और कुछ खाने पीने की चीजें होती हैं, हल्दी पे पैसा लगता है, कार्डेमम पे, दालचीनी पे पैसा लगता है। तो और यहां पे कच्चा तेल होता है, क्रूड ऑयल, क्रूड पे पैसा लगता है। तो कमोडिटीज के अंदर ये चीजें आती हैं। सर एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट तो एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म है, डीमैट कोई फिजिकल फॉर्म थोड़ा ना है, वो तो इंटरनेट के ऊपर है। सर उस पे गोल्ड पे कैसे पैसा लगाऊंगा, कॉपर में कैसे पैसा लगाऊंगा? बेटे एक्चुअली में गोल्ड को खरीदा बेचा नहीं जाता है स्टॉक मार्केट में, एक्चुअली में किसी मेटल को, कच्चे तेल को खरीदा बेचा नहीं जाता है, भाप पे सट्टा लगाया जाता है। भाप पे सट्टा एज एन, आज मान लो गोल्ड चल रहा है, एग्जांपल महंगा चल रहा है वैसे, एग्जांपल ले रहा हूं, आज मान लो गोल्ड चल रहा है 70,000 का, और मैं शर्त लगा के कहता हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, एग्जांपल में दे रहा हूं, और मैं मान लो कहूं कि मैं शर्त लगा के कहता हूं आज से 1 महीने बाद ये गोल्ड 70,000 का 80,000 हो जाएगा, लगी 1-1 लाख रुपए की, वो है कमोडिटीज। तो मैं गोल्ड खरीद नहीं रहा हूं, मैं गोल्ड बेच नहीं रहा हूं, उसके भाव पे सट्टा लगा रहा हूं, बेट लगा रहा हूं उसके भाव पे। समझ आया? ऑल्दो वर्ड में सट्टा बोल रहा हूं, ये सट्टा होता नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है तो सट्टे की तरह ही करोगे, लेकिन यहां पे प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं जिससे आप एक्चुअली में हिसाब लगा पाते हैं कि हां ये बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है? ऐसी इंडेक्स, अच्छा इंडेक्स मैंने बताया भी क्या होता है, निफ्टी, सेंसेक्स। तो बेटा इंडेक्स में क्या होता है कि अब निफ्टी के अंदर तो रिलायंस भी है, निफ्टी के अंदर तो टाटा भी है, एमआरएफ भी है, आइशर मोटर भी है, एचडीएफसी बैंक भी है। तो मैं एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीद बेच नहीं रहा हूं,
मैं रिलायंस का शेयर खरीद बेच नहीं रहा हूं, मैं बल्कि पूरे निफ्टी के भाव पे सट्टा लगा रहा हूं कि मान लो आज निफ्टी का भाव, पूरे उस ग्रुप का भाव मान लो 24,000 चल रहा है, और मैं इस भाव पे सट्टा लगा के कह रहा हूं कि मैं शर्त लगा के कहता हूं कि कल को निफ्टी 25,000 हो जाएगा। दिखाता हूं मैं ये आपको। अब बेटा जैसे यहां पे थोड़ा सा ये इधर जा रहा है यार, अब यहां पे निफ्टी का भाव दिखा रहा है, इस टाइम पे लाइव मार्केट चल रहा है, तो निफ्टी का भाव दिखा रहा है 25,011.75, ठीक है, और ये बदलते जाएगा अभी। बाय द वे इसके नीचे आपको यहां पे दिख रहा होगा 0.64%। इसका मतलब है आज सुबह 9:15 बजे जो बाजार खुला है उसके बाद से अभी तक ये आज निफ्टी कितना बढ़ा है, अभी फिर घट गया ये जो भी है, ठीक है, तो आज निफ्टी कितना बढ़ा है, 0.62% बढ़ा है। और उसके आगे नंबर लिखा थोड़ा इधर जा रहा है, ये नंबर वही परसेंटेज में नहीं, एक्चुअल पॉइंट्स में दे रखा है कि कितने पॉइंट से बढ़ा है। ये बात समझ आ गई। अब कई लोग क्या करते हैं कि एचडीएफसी बैंक का शेयर खरीदे बेचेंगे नहीं, रिलायंस का शेयर खरीदे बेचेंगे नहीं, बल्कि इस भाव पे खेलेंगे कि अभी ये भाव चल रहा है 25,009 रुपए, और मान लो मैं इस पे शर्त लगाऊं और मैं कहूं आज दिन खत्म होते तक ये 26,000 हो जाएगा, लगी 1 लाख रुपए की। समझ आया? आज दिन खत्म होते होते तक ये गिर जाएगा और 24,000 पे बंद होगा, लगी 2-2 लाख रुपए की। समझ आया? तो ये निफ्टी के उस पे भी होता है, ये सेंसेक्स के स्कोर पे भी होता है, ये जो इंडेक्स हैं इनके स्कोर पे गेम खेला जाता है कि हमारे हिसाब से स्कोर कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, उस पे बेट लगाया जाता है। एक दिन की भी लगाई जा सकती है, एक महीने की भी लगाई जा सकती है कि 1 महीने बाद इतना हो जाएगा, 3 महीने बाद इतना हो जाएगा। सबको बात समझ में? ये जो मैंने वेबसाइट रेफर करी है ये मनी कंट्रोल थी। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी न्यूज होती है उस न्यूज के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट कंसिडर करी जाती है, रियल टाइम में सारी न्यूज आती है, moneycontrol.com। लास्ट है बेटा यहां पे फॉरेक्स। फॉरेक्स के अंदर बेसिकली फॉरेन करेंसी, यहां पे डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक, जो भी चीजें हैं, स्टर्लिंग्स, ड्यूचमार्क, पेसो, अलग अलग कंट्रीज की जो करेंसीज हैं इनके भाव पे पैसा लगाया जाता है यहां पे। सबको बात समझ में आ गई? और यहां पे भी सिंपल, एक्चुअली में मेरे को डॉलर खरीदना नहीं है, एक्चुअली में मेरे को डॉलर बेचना नहीं है, यहां पे भी क्या होता है, भाव पे बेट लगाई जाती है कि मान लो आज $1 80 रुपए का चल रहा है, और मैं यहां पे बेट लगाता हूं कि मैं शर्त लगा के कहता हूं एग्जांपल के लिए कि 1 महीने बाद $1 85 का हो जाएगा, लगी 10-10 लाख रुपए की, लगी 5, जो भी है, जितने की भी शर्त लगानी है, तो इस हिसाब से उसके प्राइस पे बेट लगाया जाता है यहां पे। सबको बात समझ आई? तो एक्चुअल में जिसको कहते हैं ना शेयर को खरीदना बेचना, वो होता है इक्विटी में। बाकी ये सब चीजें क्या है, बेट करने की चीजें हैं, इसमें आप बेट करते हो किसी ना किसी अंडरलाइंग प्राइस पर। बताइए सबको बात समझ में आई? अच्छे से क्लियर? बाकी बेटा अभी टाइम हो गया है, तो अभी इसके बारे में काफी बातें और करनी है, वो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। समझ आया आज का सारा टॉपिक? हाँ जी। सॉरी, ठीक है, जितना बढ़ गया बेटे, ये तो मैं एग्जांपल के लिए कह रहा हूं कि आज 80 रुपए का चल रहा है और मैंने बेट लगाई 1 महीने बाद 85 का हो जाएगा, 1 महीने बाद 85 का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, इस पे बेट नहीं होती। वो एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा था, बेट होती है बढ़ेगा या घटेगा, बुलिश या बेयरिश। तो अगर मैंने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1 महीने बाद 80 का 85 हो जाएगा, मैं कहूंगा मैं बुलिश हूं इस पे, 1 महीने बाद ये बढ़ेगा। अब जितना बढ़ेगा, बल्कि 83 हुआ तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा, 82 हुआ तो मेरा प्रॉफिट कम, अब जितना बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट, और जितना घटेगा उतना मेरा लॉस। वो है, ठीक है, एग्जैक्टली प्राइस नहीं बताया जाता है, वो निफ्टी वगैरह में भी। ये तो मैंने समझाने के लिए बोला कि 26,000 हो जाएगा तो इतना पैसा नहीं, मैं बुलिश हूं बढ़ेगा और जितना बढ़ेगा उतना मेरा प्रॉफिट, या मैं बेयरिश हूं तो जितना घटेगा उतना मेरा प्रॉफिट। ठीक, कुछ इस बात में डाउट? चलो फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में। बेटे बातें सारी समझ आ गई आज की क्लास की?
मुश्किल तो नहीं लगा अभी तक का ये टॉपिक? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बढ़ाएंगे इसको आगे।